सदिश ए बराबर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हम घटक की बात करें तो इसमें दो प्रकार का घटक होगा, एक सदिश घटक और एक अदिश घटक। तो अगर हम अदिश घटक की बात करें तो अदिश घटक इसका कौन कौन होगा? तो अदिश घटक होगा एक्स वाई और जेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसका सदिश घटक की बात करें यानी दिशा के साथ, तो सदिश घटक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स आई कॉमा वाई जे कॉमा जेड के। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? दिक अनुपात ठीक है। पहले एक वेक्टर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आई जे और के का जो गुणज होगा वही क्या हो जाएगा? दिक अनुपात हो जाएगा। क्लियर है ना? किसका एक्स वाई दिक अनुपात के बारे में पहले लिख लीजिए। दिक अनुपात बराबर क्या है? ए एक्स आई वाई जे और जेड के। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, तो दिक अनुपात किसको कहेंगे? तो आई जे और के गुणजों को क्या कहेंगे? हम दिक अनुपात कहेंगे। कोई ठीक है। किसी सदिश में आई कॉमा जे कॉमा के गुणांकों को क्या कहते हैं? अदिश घटक या कौन सा अनुपात? दिक अनुपात कहते हैं। दिक अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो किसी सदिश में एक्स नहीं आई जे और के गुणांकों को क्या कहते हैं? हम लोग दिक अनुपात या फिर अदिश घटक कहते हैं। आगे चलिए ए का दिक अनुपात बताइए। ए का दिक अनुपात बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गया या दिक कोसाइन या फिर दिक को जेड। देखिए तीन एक्सिस है, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस और ये हुआ आपका जेड एक्सिस। एक बिंदु ले लेते हैं हम पी, है ना? बोर्ड के प्लेन में नहीं है, आप इधर मान सकते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड कहाँ होगा? इधर बाहर होगा। तो कहीं बिंदु पर है, तो ये पी बिंदु है एक्स वाई और जेड पर। कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ ये अल्फा बनाएगा कौन? ठीक है। कुछ न कुछ तो वाई एक्सिस के साथ कितना कौन बनाया? बीटा। और जेड एक्सिस के साथ कितना कौन बनाया? गामा। ठीक है। तो हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहते हैं? दिक कोजेया कहते हैं। क्लियर? इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहते हैं? दिक कोजेया कहते हैं। लिखिएगा, यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ यानी एक्स अक्ष के साथ, है ना, अल्फा कॉमा वाई अक्ष के साथ, अच्छा दोनों में अच्छी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ये एक्सिस लिखे हिंदी में ही लिखे कंप्लीट, चलो ठीक है। एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा को क्या कहते हैं? दिक कोजेया कहते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहते हैं? दिक कोजेया कहते हैं, या फिर इंग्लिश में दिक कोसाइन, दिक कोजेया कहते हैं। आगे लिख सकते हैं, इसे एल एम एन द्वारा दर्शाया जाता है। लिखिएगा, इसे क्रमशः जिससे एल कॉमा एम तथा एन द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि cos अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा, l बराबर क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा, ठीक है, m बराबर क्या लिख सकते हैं, cos बीटा, और n बराबर क्या लिख सकते हैं, cos गामा। अब तीनों का हम मान निकाल लेते हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, है ना, और अगर हम इसको अल्फा कह दें तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अगर हम लिखें cos अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, अरे नहीं, आधार बटे कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो अगर इसमें हम cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का निकाल दे मान, तो हम कह सकते हैं कि डी कोसाइन निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसको निकालते हैं कैसे, एकदम सिंपल है फॉर्मूला एकदम। देखना इस बार 10+2 के एग्जाम में आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, हर एक साल का फिक्स है, आएगा नहीं यहाँ से क्वेश्चन। देख लो नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से लाइन खींच दे एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये दूरी क्या हो जाएगी, नहीं सर, √x² + y² + z², कल ही तो बताए थे परिमाण निकालने के लिए, x² + y² + z², यही होती है ना। तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर अल्फा ना, cos अल्फा बराबर x बटे √x² + y² + z²। उसी प्रकार से बताओ cos गामा बराबर क्या हो जाएगा, cos गामा नहीं cos बीटा ना, इसी तरह से बताइए cos बीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos बीटा बराबर, तो बीटा इसका मतलब सर y एक्सिस के साथ है, तो इतना से इतना दूरी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y बटे √x² + y² + z²। अब ठीक है, अच्छा अब बताओ cos गामा का मान बताओ, हाँ जी z है, तो z बटे √x² + y² + z²। तो ये हो गया आपका, अगर कभी भी डी कोसाइन निकालने के लिए कहे तो क्या निकालना होगा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तब ना निकलेगा डी कोसाइन। x एक्सिस के लॉन्ग पूछ सकता है, y एक्सिस के लॉन्ग पूछ सकता है, और में भी हो सकता है z एक्सिस के लॉन्ग पूछ सकता है। क्वेश्चन है सदिश 3i + 4j - 5 है, कोई दिक्कत नहीं ना। का दिक कोजिया ज्ञात करें, कोजिया भी देगा, दिक कोसाइन भी देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। दिक कोजिया ज्ञात करें, दिक कोजिया ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। लेकिन सोल्व इसका आपको दिक कोजिया ज्ञात करना है, इसका मतलब है ना, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ठीक है, तीनों का निकालना होगा। तो चलिए बताइए cos अल्फा यानी क्या कहते हैं, इसको l कहते हैं ना, l का मान निकालना है तो 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर - 5 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 बटे √अंडर कितना, 3 के 9, 16, 25, तो 3 बटे कितना हो जाएगा √अंडर 50, यानी कि 5√2, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं। l का मान निकल गया, m का मान निकालना होता तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेना। कोई उपाय नहीं है, 4 बटे कितना हो जाएगा ये 4, और ये 4, और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा -5 ना, -5 लिखेंगे कैसे, तो ये कोष्ठ में कॉमा, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे कोष्ठ बंद, ये हो गया इसका दिक कोजिया। अब ये बताइए दिक कोजिया निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक कोजिया में निकल जाएगा, दिक कोजिया, दिक कोजिया यही है ना। l बराबर क्या होता है, cos अल्फा, y m बराबर cos बीटा, और m ना n बराबर क्या होता है cos गामा। इतना बराबर होता है क्या हो जाएगा, x बटे √x² + y² + z²। इतना बराबर बताइए y बटे √x² + y² + z² बराबर z बटे √x² + y² + z²। इतना होता है, ठीक है ना। अब इससे कुछ हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अगर हम कहें, अच्छा यहाँ वेक्टर का मान भी देते हैं, वेक्टर कितना है, मान लेते हैं वेक्टर a है, xi yj + zk, यदि वेक्टर ये है दिया हुआ है तो हम l m n का मान ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं l² + m² + n² यानी cos² अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों में है। चलिए इसमें क्या लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर। कर जाएगा ऊपर नीचे तो कितना बचा? 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम रिजल्ट निकाले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ में आ गया? इसका मतलब सर ये भी तो लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना? बराबर 1 होगा। ये भी लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। बताइए दो हम रिजल्ट यहाँ प्राप्त किए, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या आया? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना है? 1। ठीक है, तो याद कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है? 1। श्योर है ना आपको? यहां से तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एक माइनस सॉरी प्लस ना 1 माइनस और इसको ठीक है। तो 1 2 3 साइन स्क्वायर अल्फा, इसका माइनस में तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएं तो एक माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और इसको इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। और इसको उस तरफ लेके जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट हम रिजल्ट ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा? 2। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव में आएगा। कुछ नहीं किए हैं, इसको जो है साइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 1 घटाओ साइन स्क्वायर बीटा, 1 घटाओ साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है? 1। अब तीनों को एक साथ जोड़ देता आ गया 3, माइनस सब में है तो कॉमन ले लिया माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1। अब देखो ये माइनस है, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसका प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया? 2। ये याद होना चाहिए, पूछ देगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1। और ये वाला पूछ दिया तो इसमें ऐसा ना हो कि एक ही याद रहे आपको, एक ही तो होबे करता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक और देखे हैं हम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है? 1। तो एक होता है 2 और एक होता है 1। एक और हम देखे हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना? 1। यानी कि जी अलग अलग है, वो में साइन है कॉस है। हाँ, याद रहेगा तब ना। एक्स अक्ष की दिक को ज्ञात करें। एक्स अक्ष की दिक को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीधा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स अक्ष के लंब यहाँ पे होगा, यानी कि दिक को ज्ञात करना है, यानी कि cos अल्फा cos बीटा और cos गामा ज्ञात करना है। तो इसी पे है एक्स एक्सिस का लंब कितना डिग्री का कोण बना? 90। ये भगवान 0 डिग्री ना, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। बीटा बराबर कितना? तो सर ये y एक्सिस है x, ये y और ये z। तो ये बिंदु जो है y एक्सिस के साथ कितना डिग्री? तो y बराबर 90 डिग्री, और y नहीं बीटा ना, बीटा बराबर 90 डिग्री। और गामा बराबर कितना हो जाएगा? सर गामा बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दिक को ज्ञात करना है आपको। इसका मतलब है कि cos अल्फा बराबर cos कितना डिग्री? 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। उसी तरह से cos बीटा बराबर cos 90 डिग्री, यानी कि कितना? 0। और cos गामा बराबर cos 90 डिग्री
बराबर ये भी कितना हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि x अक्ष की दिक् कोज्या कितना हो जाएगा 1, 0, 0। ठीक है, तो लिखेंगे x अक्ष की दिक् कोज्या कितना निकला 1, 0, 0। x अक्ष की दिक् कोज्या ऑब्जेक्टिव पोजीशन अगर याद है तो ठीक। अच्छा ये बताइए x एक्सिस में सॉरी x अक्ष में क्या हुआ, x अक्ष में x बराबर अल्फा बराबर 0 डिग्री है ना, तो y अक्ष की दिक् को ज्ञात करने के लिए क्या कहेगा तब, यानी कि इस बिंदु पर कहेगा तब तो बीटा बराबर 0 डिग्री, कोई दिक्कत है ना। और बाकी कितना कितना 90 90। अगर z एक्सिस की पूछे तब तो गामा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब है कि x अक्ष की दिक् को 1, 0, 0, तो y अक्ष की दिक् को कितना हो जाएगा 0, 1, 0, और z अक्ष की दिक् को कितना हो जाएगा 0, 0, 1। ओके, याद हो गया। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अब देखेंगे हम लोग y अक्ष की दिक् को तो अल्फा बराबर, अच्छा y अक्ष इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु कहां पर जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 0 डिग्री और गामा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिखते हैं, कितना डिग्री लिखे बोलिए 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसका तो मान हो गया 0 और इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो बताइए y अक्ष की दिक् हो जाएगी कितना हो जाएगी 0, 1, 0। याद रखिएगा, ये भी आपको खुद ही बनाना है 0। तो आराम है। जेड अक्ष की दिक् को ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि जेड अक्ष का कोई ना कोई बिंदु होगा, ये बिंदु यहाँ पे होगा, यानी कि गामा बराबर कितना डिग्री 0 और बाकी दोनों कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, अल्फा बराबर भी 90 डिग्री और बीटा बराबर भी 90 डिग्री। तो ये कितना लिखते हैं 90 डिग्री, ये कितना लिखते हैं 90 डिग्री और ये कितना लिखते हैं 0 डिग्री। तो कितना 0, 0, 1 हो जाएगा 0, 0, 1। अच्छा यहाँ पे जेड लिखते हैं, जेड अक्ष की दिक् को बराबर, ठीक। तो हेडिंग डाल दीजिए खाली, देखिए ये दिया हुआ है ना। तो सर इसका मतलब तो ये तो आर हुआ ना, इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक बिंदु है P है x, y, z, तो इस दूरी को क्या मान लेते हैं हम r मतलब रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो सर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, l बराबर x बटा r, क्लियर है ना। r बराबर कितना हुआ, r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको रेडियस r। तो x बराबर l इंटू r, x सॉरी l इंटू r, बोले कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये हो गया m बराबर क्या हो जाएगा y बटे r, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर m इंटू r, ठीक है। और उसी प्रकार से n बराबर कितना हो गया z बटे r, तो z बराबर क्या लिख सकते हैं n इंटू r। तो इस रूप में अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको कहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। x का मतलब क्या होगा सर ये वाला, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं l इंटू r लिख सकते हैं, यहाँ पे m इंटू r लिख सकते हैं और यहाँ पे n इंटू r लिख सकते हैं। अब बताइए क्लियर हुआ ये चीज, तो ये भी उतार लो। इसको लिख लेना क्या हो गया ये r, यानी कि r बराबर क्या हो गया, r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दो सदिश दिया हुआ है x, y, z का मान ज्ञात करें यदि a और b समान है, समान सदिश है। इसका मतलब ये है कि सर ये दिया हुआ है कि सदिश a और सदिश b के बराबर है, तो xi प्लस 2j प्लस z के है ना, ये दिया हुआ है बराबर कितना 2i प्लस yj प्लस कितना है k। तो x, y, z का मान क्या रहा है, तो x जो है ये कब बराबर होगा, जब i का कंपोनेंट किसके बराबर होगा i के, j का j से और k का k से बराबर होगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा और z बराबर कितना हो जाएगा, सर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका नंबर 5। दिखाना है कि क्या, देखिए मान लीजिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ b के, और क्या सदिश a और b समान है। कभी भी ये पूछे कि क्या सदिश a और b समान है, उसका दिक् कोसाइन निकालो। दिक् कोसाइन अगर निकालेगा तो ये पता चलेगा कितना डिग्री एंगल पर है ना, और दोनों का अगर एंगल बराबर हुआ तो कहेंगे कि बराबर है।
जैसे कलम लो, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, क्या सदिश ए और बी समान है, समान सदिश है कि नहीं। अब याद कीजिए समान सदिश किसे कहते हैं, वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इसका मतलब सर इसका अगर ये वेक्टर का मान दिया हुआ है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 2j और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2i प्लस j, तो हमको दो चीज चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड तो साफ पता चला कि सेम है। अगर हम दिक को साइन निकाल लेते हैं तो दिशा निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका बताइए cos अल्फा बराबर कितना होगा, 1/√5 आई 2/√5। जब यहाँ पे देखिए अलग है कि चेंज है, अलग है कि सेम है, अलग नहीं हो गया। यहाँ पे cos अल्फा का मान कितना हो गया 1/√5 और यहाँ पे 2/√5, अलग हो गया तो अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि सदिश ए और सदिश बी का दिक कोसाइन समान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समान सदिश नहीं है। समान सदिश चेक करने के लिए कहा है आपसे कि समान सदिश है कि नहीं चेक करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि समान सदिश कहते हैं किसको, ठीक है। तो समान सदिश किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा क्या हो बराबर। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और दोनों का दिशा निकालना होगा। तो दिशा निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, दिक कोसाइन का प्रयोग करेंगे दिशा निकालने के लिए। चलिए दोनों चीज निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे सोल्व। वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ है i प्लस 2j, इसलिए मॉड ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, √1 प्लस कितना 2 दूनी के 4 बराबर कितना √5। उसी तरह से वेक्टर बी बराबर कितना है 2i प्लस कितना j, इसका मतलब है मॉड ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा √2 दूनी के 4 और कितना 1, कितना आ गया √5। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, ठीक है। क्या दोनों का दिक कोसाइन बराबर है, दिक कोसाइन बराबर नहीं है। इसका बताइए दिक कोसाइन cos अल्फा का मान बताइए कितना होगा 1/√5 और इसका बताइए 2/√5। अब देखेंगे चूंकि दोनों वेक्टर का, दोनों सदिश का दिक कोसाइन बराबर नहीं है, इसलिए ये समान सदिश नहीं है। ये बताइए समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी मैग्नीट्यूड तो बराबर आया ना, हो दिक कोसाइन बराबर आया नहीं आया। क्या इसका दिक कोसाइन आया 1/√5 कॉमा इसका दिक कोसाइन क्या आएगा 1/√5 कॉमा 2/√5 और इसका दिक कोसाइन कितना आएगा 2/√5 कॉमा 1/√5। ये लिख देगा क्योंकि वेक्टर ए का दिक कोसाइन ये है और वेक्टर बी का दिक कोसाइन ये है, इसीलिए दोनों सदिश है ना बराबर नहीं होंगे। सदिश ए दिया हुआ है ना, इसके अनुदिश मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मात्रक सदिश को कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे। तो मात्रक सदिश बराबर क्या होता है वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब लिख देते हैं वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k बटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 9 4 13 1 14, √2 कितना आ जाएगा 14। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ जी ऑप्शन के हिसाब से आप बताओ समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। हुआ है कि एक सदिश है ना वेक्टर ए, क्वेश्चन होगा मान लेते हैं ये सदिश है, कह रहा है कि के अनुदिश मतलब इसी के दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिणाम 7 इकाई हो। इसी के दिशा में एकदम इसी पे, और ये कितना इकाई का होना चाहिए 7 इकाई का होना चाहिए। तो इस वेक्टर का 1 इकाई का मान निकालने आता है, निकालने के लिए तो बता चुके हैं, और इसको कितना से गुना कर देंगे 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो मान लिया जाता है कि वो वेक्टर का मान है b, ठीक है। कितना यूनिट होना चाहिए 7 इकाई होना चाहिए, किसके दिशा में सर ए की दिशा में। समझ में आ गया, इसका मतलब होता है 7 इकाई ए की दिशा में कह रहा है ना, तो ए की दिशा में निकल गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है सिर्फ इसमें दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है।
तो एक की दिशा में निकल गया, कितना यूनिट? 7 यूनिट। इसका मतलब है 7 गुने, अच्छा इसका मान होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब होता है 7 गुने आई माइनस कितना 2j बटे रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आई माइनस 2j बटा कितना 5। आप इसको अलग भी कर सकते हैं, है ना। ये भी आंसर हो गया आपका 7 बटा रूट 5 आई माइनस 7 लिखे 14 बटे रूट 5 और क्या हो गया ये हो गया आपका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब बन जाएगा इस टाइप का प्रश्न। देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है कि योगफल के अनुदिश, अनुदिश मतलब योगफल की दिशा में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये होगा। मान लेते हैं दोनों का योगफल ये हुआ। कह रहा है कि इसके दिशा में मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मान लेते हैं वेक्टर क्या हो गया परिणामी वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी बराबर क्या मान लें वेक्टर ए प्लस कितना वेक्टर बी, ये परिणामी हो गया। तो 2i प्लस 2j माइनस प्लस 2i प्लस j प्लस 3k। चलिए i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j के साथ जोड़ेंगे और k को k के साथ माइनस 2k ना। आपसे पूछ रहा है कि इसी के दिशा में यानी कि वेक्टर सी के दिशा में यूनिट वेक्टर यहाँ ज्ञात करें, यानी कि 1 यूनिट का मान ज्ञात करें इसका। तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए हमको सिखाए हैं। अच्छा यूनिट वेक्टर में दिशा सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं होती, इसकी यूनिट वेक्टर में क्या होती है केवल और केवल दिशा होती है, बता चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर सी बटे, ठीक है ये लिखते हैं ना। चलिए इसका मान कितना है बटा बोलो प्लस प्लस कितना हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 16 9 25 4 हो गया आंसर। बोले समझ में आ गया? दिक अनुपात निकालना है, वेक्टर ए का दिक अनुपात कितना होगा? ए का दिक अनुपात कितना हो जाएगा बोलो? 1 1 माइनस, हाँ तो और क्या हो गया। अब इसका लिखना है दिक कोसाइन क्या होगा? तो ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी बराबर माइनस 2, ठीक है। तो कॉस अल्फा बराबर बोलो कॉस अल्फा 1 बटे है ना, कॉस अल्फा बराबर होता है a बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 1 बटे रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस कितना 4, ठीक है। अरे कोई बात नहीं यार, एक से लिखे थे ना, उससे कोई क्या फर्क पड़ता है। चलिए cos बीटा बराबर कितना हो जाएगा b बटे है ना, b का मान कितना है 1, तो यही हो जाएगा। चलो cos गामा का लिख ले, cos गामा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या c और इसका मान कितना होता है -2, तो -2। तो d कोसाइन कितना हो जाएगा 1 बटे 6 1 बटे रूट 6 कॉमा 1 बटे रूट 6 कॉमा 2 बटे रूट 6 प्लस विथ माइनस में माइनस, ये क्या बन जाएगा। एक बिंदु है P, पॉइंट कितना है 2 3 और 0, एक बिंदु दिया हुआ है Q, पॉइंट कितना है -1 -2 -2। कह रहा है कि को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश क्या होगा, P से Q की तरफ दिष्ट सदिश आपको ज्ञात करना है, यानी कि PQ वेक्टर ज्ञात करना है। ये तो बता चुके हैं, x2 माइनस x1 -1 में से क्या घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा I, यूनिट वेक्टर I। चलिए इसमें बताइए -2 -3 कितना यूनिट हो गया, -5 यूनिट हो गया जे में। और इसका बताइए -4 और -0, ये क्या हो गया k, तो ये क्या हो जाएगा -3i -5j प्लस प्लस की माइनस माइनस ना और k, ये वो आपका आंसर। अरे कहला कॉमन देगा